मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9 के लिए पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं और इस पीरियोडिक टेबल में हम कुछ स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स के नेम याद करेंगे। बच्चों अगर हम बात करें व्हाट इज पीरियोडिक टेबल it is a table in which elements are arranged according to their atomic number। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, अ टेबल in which elements are arranged according to their एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। मुझे एटॉमिक नंबर की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर हम एटॉमिक नंबर पर रीच करेंगे। देखिए बच्चे, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, हमारी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द पीरियोडिक टेबल, एंड आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स को कितने जो है वो मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं और कितने मेटेलॉइड्स हैं। देखिए बच्चों, ये बात आपने क्लास 8 में भी पढ़ी है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल एंड आउट ऑफ दीज उनमें से कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं और कितने मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स को सेमी मेटल भी बोल देते हैं। सो यू कैन से हाउ मेनी सेमी मेटल और मेटेलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चे, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, गोल्ड है, आप सबने देखा हुआ है गोल्ड इज द एलिमेंट। सिल्वर है, आप सबने देखा हुआ है सिल्वर इज द एलिमेंट। प्लेटिनम है, इट इज़ द एलिमेंट। देयर आर मैनी मोर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। आयरन, ये भी मेटल है। कॉपर, जिंक, ये भी मेटल्स हैं, एलिमेंट्स। तो बच्चे अगर हम बात करें कि ये किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं बात करूं कि मान लिया ये एक गोल्ड फॉइल है, मीन्स गोल्ड एलिमेंट है, तो ये गोल्ड जो एलिमेंट है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं। मीन्स एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, बिल्कुल इनिशियल टाइम की बात करूं, तो एक साइंटिस्ट आए थे, डाल्टन। ठीक है ना, कौन से साइंटिस्ट आए थे, डाल्टन। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने क्या कहा डाल्टन ने कि जो एटम्स होते हैं वो अनकटेबल होते हैं, अनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। मीन्स आप किसी एक एटम को छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। मान लिया अगर ये एक एटम है तो आप इसके अंदर और कुछ नहीं है, दिस इज अनकटेबल, इसका कोई और पार्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई, मीन्स डाल्टन फेल हो गई। और डाल्टन के फेल होने के बाद कुछ टाइम के बाद किसी दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि एक्चुअली में जो एटम होते हैं वो अनकटेबल नहीं होते, अनडिस्ट्रक्टेबल नहीं होते, बल्कि एटम जो है बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वैसे तो बच्चे अगर मैं बात करूँ 35 सब एटॉमिक पार्टिकल अब तक एटम के अंदर पता चल चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। मीन्स देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। देखिए बच्चे, सब एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, जो एटम का ही पार्ट है ना। एंड व्हाट आर दीज सब एटॉमिक पार्टिकल, दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। मीन्स अब हमें एक बात पता चली, क्या पहले हमें पता था कि एटम अनकटेबल है, एटम के अंदर कुछ नहीं होता,
बाद में पता चला डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल होने के बाद कि एक्चुअली में इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनमें से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मीन्स यहाँ से हमें पता चला एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम्स इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये तो पता चल गया कि ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल किस तरीके से एटम के अंदर अरेंज होते हैं बच्चे, उसके लिए हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे बहुत सारे मॉडल्स विच वर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जैसे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, बोहर थे और बहुत सारी चीज़ें। मतलब इसकी डिटेल स्टडी तो हम किस में करेंगे, 4 चैप्टर में करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या बात करें, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो कैसा दिखता है आपके 9th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे, हायर लेवल के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंसीडर किया गया कि जो एटम है बच्चे वो ऐसा होता है। मीन्स सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, और बाहर बहुत सारी ये शेल्स होती हैं, बाहर क्या होती हैं, बहुत सारी शेल्स होती हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये जो मैंने ऐसे गोले करके लगाए हैं, ये जो गोले हैं ये क्या है, शेल्स है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये अगर एक एटम है तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ लाई करते हैं। तो बच्चे ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो इन शेल्स में घूमते हैं ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन शेल्स में घूमते हैं ऐसे, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं ऐसे। ठीक है, इन शेल्स के नेम भी थे जो कि बोहर ने दिए थे। एक्चुअली में ये जो मॉडल था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ये बोहर ने दिया था। किसने दिया था, बोहर्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बोहर ने कहा कि सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस और बाहर क्या होती हैं, वेरियस शेल्स होती हैं और उन शेल्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है बच्चे, उस न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब सेंटर में बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे तो न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेरियस शेल में घूमते हैं। देखिए मैं बच्चे बार बार बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे डिटेल स्टडी के साथ। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ तक लेके आने के लिए इस कंसेप्ट का यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी फार बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वेरियस शेल में घूमते हैं। और ये जो शेल्स होती हैं इनके नेम भी होते हैं, पहली शेल को K, दूसरी को L, तीसरी को M और चौथी को N बोला जाता है। KLMNOPQ। आप 1 2 3 4 भी कह सकते हो, आप ABCD भी कह सकते हो, लेकिन क्योंकि बोहर ने ये मॉडल दिया था उन्होंने इनके नाम KLMN दिए थे, इसलिए हम भी KLMN ही पढ़ लेते हैं। अदरवाइज फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप इसको 1 2 3 कह दीजिए, आप इसको ABCD कह दीजिए, इट डजेंट मैटर। बट क्योंकि बोहर का मॉडल था, उसने जो कहा था हम भी वही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट वॉज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वेरियस शेल्स में घूमते होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, लेकिन किसी भी एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड होता है। और जो शेल के साथ अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं, रेडियस ऑफ एटम की बात करूं तो वो बहुत बड़ी होती है। अगर मैं आपको वैसे जनरल समझाने के लिए बात करूं तो अगर मैं कह दूं कि एक 5 किलोमीटर का ग्राउंड है, ठीक है ना, क्रिकेट ग्राउंड, ओवल लाइक दिस। ठीक है, और उसमें अगर 5 किलोमीटर ग्राउंड में सेंटर में मैंने एक क्रिकेट बॉल रख दी और 5 किलोमीटर क्या है उसकी रेडियस है, यहाँ से लेकर 5 किलोमीटर चारों तरफ 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो आप ये मान लीजिए कि वो जो क्रिकेट बॉल है वो तो है न्यूक्लियस और जो ये 5 किलोमीटर की वो है वो क्या हुई, रेडियस ऑफ एटम। तो इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेकिन सारा का सारा मास किसी भी एटम का न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद अब हम बात आते हैं किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर। देखिए बच्चे,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं किसी भी एटम में, अगर एटम न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे आपके क्लास रो नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, उसी तरीके से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर होते हैं, मतलब उनको भी एक नंबर दे दिए गए 1 2 3 4 5 6, जिसके अकॉर्डिंग वो हमारी पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक्चुअली में होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। फिर एक टर्म और मैंने बीच में बात करी थी कि एटॉमिक मास, किसी भी एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस में कौन होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप ये 2 बातें याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं याद रखना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है। अभी आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर एक नंबर है, जैसे कि आपका क्लास रो नंबर होता है। जैसे आपको रो नंबर दे दिए जाते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स को कुछ नंबर दे दिए गए और उन नंबर को उनका क्या कह दिया गया? एटॉमिक नंबर कह दिया गया। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोल देते हैं। और एटॉमिक मास सम होता है, किसका सम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। अगर मेरे पास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है और उसका मास नंबर है, तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एटॉमिक मास पता है तो इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को बेशक भूल जाइए, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये हम आगे सीखेंगे। तो एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो मैं बात करती हूँ कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बेसिकली इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल भी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बच्चे टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18। आप सबने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। मैं एक यहाँ पे छोटा सा सैंपल आपको बना के दिखा भी देती हूँ कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है बच्चे वो ऐसी होती है, लाइक दिस। ठीक है ना, दिस इज द पीरियोडिक टेबल, जिसमें इस तरीके से यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ पे 13 to 18, 13 14 15 16 17 और 18, और बीच में क्या बच गए? 3 से लेकर 12 तक ऐसे वर्टिकल जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं। मतलब टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप। 1 2 3 4 5 टोटल 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, और 7 पीरियड्स होते हैं, यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से। तो जो हॉरिजेंटल होते हैं लाइंस वो क्या होते हैं? पीरियड्स, और ऐसे जो होते हैं वो वर्टिकल वो क्या होते हैं? ग्रुप्स। तो इतनी बात और याद रख लीजिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो इधर ऐसे अरेंज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एंड सो ऑन। तो आज हम इन्हीं में से पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, उनका नेम और उनका सिंबल याद करने वाले हैं। ठीक है ना, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एटॉमिक नंबर, अबाउट देयर सिंबल एंड नेम ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो था लर्निंग ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चे अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है और आपको ध्यान है कि पीरियोडिक टेबल में देखिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में उनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं कह दूँ हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, है ना, नाइट्रोजन N, फ्लोरीन F। लेकिन अगर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको 2 नेम्स हैं, जैसे हीलियम He, बोरोन B, बेरिलियम Be, है ना। मीन्स कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनको 2 वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू IUPAC
according to IUPAC. And what is the full form of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. Applied Chemistry. This is the full form of IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. बता रही है ना में. तो बच्चे जितने भी हम रूल्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सब रूल IUPAC द्वारा दिए हुए होते हैं. मीन्स दिस इज द इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए. मीन्स केमिस्ट्री में जितने भी रूल्स हैं दैट वाज गिवन बाय IUPAC. ठीक है, आने वाले टाइम में भी जो होगा वो IUPAC के चेंजेस को ही हम फॉलो करते हैं. तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो IUPAC क्या कहती है कि अगर एक एलिमेंट, एक्चुअली में जो नेम ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बच्चे वो किसके बेसिस पर, जैसे किसी का नाम हाइड्रोजन है, किसी का हीलियम है, किसी का लिथियम है, तो कुछ नेम ऑफ एलिमेंट्स तो बच्चे किसके बेसिस पर हैं, जिस साइंटिस्ट ने उसको खोजा है उसके बेसिस पर. जैसे रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड ने अगर खोजा तो नाम क्या होगा, रदरफोर्डियम, है ना. कुछ एलिमेंट्स के नेम जिस कंट्री में वो पाया है उसके नेम पर हैं. कुछ एलिमेंट्स के नेम ऐसे ही रेंडमली कलर के बेसिस पर हैं, ग्रीक वर्ड्स के, लैटिन वर्ड्स के नाम ऐसे, जैसे गोल्ड है वापस. तो हमने कहा प्योर एंड यूनियन अप्लाइड जो केमिस्ट्री है वो हमें बताती है कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो ये कहती है कि अगर कुछ एलिमेंट्स को आप सिंगल वर्ड से, कुछ को डबल 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सिंगल होते हैं वो तो हमेशा कैपिटल लेटर होंगे. लेकिन जब आप 2 लेटर यूज़ करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा लेकिन सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा. जैसे मैं कह दूँ हाइड्रोजन एंड हीलियम, दोनों ही H से शुरू होते हैं, लेकिन अगर मैं दोनों का सिंबल H दे दूंगी तो कन्फ्यूजन अराइज हो जाएगी. इसलिए हाइड्रोजन का सिंबल पहले H दे चुके थे, इसलिए हीलियम का सिंबल क्या दे दिया, HE. लेकिन अगर आप इसको HE ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा. मीन्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल. इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि जो सेकेंड लेटर है वो छोटा होगा और फर्स्ट क्या होगा, बड़ा होगा. तो लेट वी डिस्कस फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. तो पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, फिर हम बात करते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ से कर लेते हैं एटॉमिक नंबर, फिर हम बात करते हैं नेम ऑफ एलिमेंट एंड फिर हम बात कर लेते हैं सिंबल. ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है बेटा H. फिर हम बात करें हीलियम, इसका सिंबल होता है He. फिर हम बात करें लिथियम, इसका सिंबल होता है Li, कैपिटल L स्मॉल I, लिथियम. उसके बाद होता है बेरिलियम, बेरिलियम सिंबल होता है Be. फिर होता है बोरोन, सिंबल होता है B. फिर होता है कार्बन, सिंबल होता है C. फिर 7 होता है बच्चे नाइट्रोजन, सिंबल होता है N. फिर होता है ऑक्सीजन, सिंबल होता है O. फिर होता है फ्लोरीन, सिंबल होता है F. और फिर होता है नियोन और सिंबल होता है Ne, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए N ऑलरेडी यूज कर चुके थे, इसलिए नियोन के लिए क्या वर्ड यूज किया, Ne. अगर मैं यहाँ से बात करूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, these are the first 10 element. Then we talk about again atomic number 11, name and then we talk about symbol. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, सोडियम, लेकिन इसका सिंबल होता है बच्चा Ne. मतलब ना ये S होता है ना ये SO होता है, इसका सिंबल होता है Na. दिस इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड नेट्रियम. किससे वर्ड यूज किया गया है, नेट्रियम से. मतलब हमेशा मैंने कहा कि सबका जरूरी नहीं है कि सेम सिंबल से शुरू हो. जैसे मरकरी होता है, मरकरी का सिंबल होता है Hg, नाम लेकिन मरकरी होता है ना. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल Au होता है ना. सिल्वर है लेकिन सिंबल क्या होता है, Ag होता है. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी के फर्स्ट और सेकंड लेटर्स हमें यूज करने हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज से अटेन किए गए हैं. तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na. ठीक है. देन 12 मैग्नीशियम, दिस इज Mg, नॉट Ma. Ma कोई सिंबल नहीं होता किसी भी एलिमेंट का. मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम. 13 होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिंबल होता है कैपिटल A.
और स्मॉल l। 14 होता है सिलिकॉन, सिंबल होता है Si। 15 होता है फॉस्फोरस, दैट इज P। 16 होता है सल्फर, सिंबल होता है S। 17 होता है क्लोरीन, सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल l। फिर 18 होता है आर्गन, सिंबल होता है Ar। 19 होता है पोटेशियम, पोटेशियम सिंबल होता है K। पोटेशियम का भी सिंबल P या PO नहीं होता, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है, कैलियम से डिराइव किया गया। एंड 20 होता है बेटा कैल्शियम। 20 किसका होता है, कैल्शियम, और सिंबल क्या होता है, Ca। तो यू हैव टू राइट these 20 elements and you have to learn their atomic number as well as their symbol। तो आपको ये काम करना है कि पहले आप क्या करेंगे, इनके एटॉमिक नंबर और इनके सिंबल याद करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि कैसे कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, अभी आप थोड़ा थोड़ा लर्निंग प्रोसेस में हैं, बहुत कम चीज़ें आपको आती हैं। जैसे मैं कह दूं आपको NaCl, तो आप लिख देंगे NaCl, लेकिन आपको ये तो नहीं मालूम कि NaCl बना कैसे है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि लिख दो पोटेशियम क्लोराइड, तो आप लिख देंगे KCl, है ना। आपको कह दिया कॉपर सल्फेट, आपने लिख दिया कॉपर सल्फेट, लेकिन आपको ये तो नहीं मालूम ना बच्चे ये बने कैसे हैं, हाउ दीज एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। तो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में यही सिखाने वाली हूँ कि ये जो बने हुए हैं आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस तरीके से बने। जैसे मैंने लिख दिया क्लोरीन, तो उसके लिए आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, यू हैव टू लर्न दिस पीरियोडिक टेबल एंड यू हैव टू लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करिए और इनके सिंबल याद करिए, और इनके ये याद करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्स के क्या कर सकते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड कोवलेंट है या आयोनिक है, और कैसे आप कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आने वाले लेक्चर्स में बच्चे हम ये बात करेंगे। तब तक आप इस टेबल को याद करिए, लिखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे बच्चों।